हेलो डियर नॉट सच एक्सपीरियंस। सो प्री का रिजल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु गेट क्वालिफाइड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और जिनका नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, सो इट हैपन्स। ये सबके साथ होता है। हर किसी का एक स्ट्रगलिंग पीरियड अलग होता है। किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है और किसी को 2-3 अटेम्प्ट के बाद मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपसेट होके बैठ जाओ और कोशिश करना ही छोड़ दो, पढ़ाई नहीं करो। पढ़ाई करते रहो। एक ना एक दिन एम्स आपको ज़रूर मिलेगा, बट अगर आप कोशिश करना ही छोड़ दोगे तो वैसे ही एम्स आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है वो साइकियाट्रिक के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेंस में जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि मेंस में 40-40 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। 40-45 मिनट्स का एक सेक्शन होगा। 45 मिनट्स का एक सेक्शन होगा एंड 40 क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, और मेजरली देखा जाता है साइकियाट्री के क्वेश्चंस का एक अलग ही सेक्शन मेंस में देखने को मिलता है, ठीक है? और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं होते, बट सिनेरियो बेस्ड ही होते हैं। लाइक डेल्यूजन्स, एक सिनेरियो पूरा दिया होता है जिसमें आपको डेल्यूजन्स देखनी है, कौन-सी डेल्यूजन है, कौन-सी साइकोथेरेपी का यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने आज एक साइकियाट्री के कुछ क्वेश्चंस छाँट कर एक वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम एक्चुअली ये हेल्प करेगा आपको कहीं न कहीं इससे रिलेटेड, इससे इर्द-गिर्द क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जिससे आपके है जो वो एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, और साइकियाट्रिक सेक्शन में एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उन क्वेश्चन के चारों ऑप्शन देखेंगे, और कौन-सा ऑप्शन क्यों है, कौन-सा ऑप्शन क्यों नहीं है, वो भी समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डिल्यूजन ऑफ निगेशन इज? ठीक है, अब आपसे पूछा है डिल्यूशन ऑफ निगेशन, इसका अनदर नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन कुछ ऐसे फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं, अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं, जिनका किसी भी कल्चर और किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है? अगर किसी कोई पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग कर रहा है और वैसा कुछ फिक्स्ड फॉल्स बिलीव है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशन। बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, किसी कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है और वो फिक्स्ड फॉल्स बिलीव है, तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं डेल्यूजन, राइट? सो जो डेल्यूजन है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्यूजन आपको देखने को मिलती हैं, लाइक डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, डेल्यूजन ऑफ जेलसी, डेल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है डेल्यूजन ऑफ निगेशन का मीनिंग। डेल्यूजन ऑफ निगेशन देखो, अब पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज योर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मीनिंग अपने आप में ही क्या है? इम्प्रेसिव, बहुत बड़ा कुछ चीज, ठीक है? तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में क्या होता है कि पर्सन बिलीव्स दैट कि उसका जो उसके जो रिलेशंस हैं, या किसी ऐसे बड़े पर्सन के साथ है, लाइक किसी सेलिब्रिटी के साथ है, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं, लाइक उसका उठना बैठना है उनके साथ, ठीक है? तो ऐसे पर्सन को अगर इस टाइप का कुछ फॉल्स बिलीफ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। लाइक वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे सब जानते हैं, सबका एक लाइक उसका सबके साथ उठना बैठना है, बड़े लोगों के साथ, लाइक सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है? सो इस टाइप के डिल्यूजन को हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। सो डिल्यूजन ऑफ निगेशन एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज अ पोल्स अपार्ट। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज नॉट अ डिल्यूजन ऑफ निगेशन, ठीक है? नाउ सो ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर एंड डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन दोनों ही हमें स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। तो डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन क्या है? पर्सिक्यूशन का मीनिंग है सस्पिशियसनेस, शक करना। तो इस टाइप का जो डिल्यूजन लोगों में देखा जाता है, वो पर्सन कैसे होते हैं? उनको शक होता है, उन्हें सस्पिशियसनेस होती है। वो ये सोचते हैं कि जो कोई ना कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने उनके खाने में ज़हर मिला दिया है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से समबडी ट्राइज़ टू हार्म देम, ओके? सो इसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन। नेक्स्ट इज़ योर डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक or nihilistic delusion, where the person feels that
एवरीथिंग मतलब नथिंग इज गोइंग टू एग्जिस्टेंस लाइक ये दुनिया, ये माँ-बाप, ये सब चीज़ें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब कुछ मतलब नल एंड वॉइड है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। सो गिल्ट से आपको समझ आ रहा है कि किसी को बहुत गिल्ट है दैट ही इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ एक्यूजेशन, खुद को ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेम करना कि जो चीज है, जो भी गलत घटना हुई है वो मेरी वजह से ही हुई है, कि अगर कहीं बाढ़ आ गई तो मैं वहां प्रेजेंट था इसीलिए वहां बाढ़ आ गई, ठीक है? तो इस तरीके से सेल्फ एक्यूजेशन, सेल्फ ब्लेमिंग, एक तरीके से खुद को गिल्ट में रखना। सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। अब जो डिल्यूजन ऑफ निगेशन है, दैट इज योर डिल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक और निहिलिस्टिक डिल्यूजन, जहाँ पे पर्सन की जो थिंकिंग है दैट इज टोटली नेगेटिव, ठीक है? सो ये आपका ऑप्शन थर्ड है जो वो राइट होगा। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कभी भी राइट आंसर पे जंप नहीं करना है। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा इजी है तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप करते हैं। बट इससे कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं चीज़ें, ठीक है? देयरफॉर आपको जब भी क्वेश्चन करना है, बेशक वो ईज़ी है, एक बार उसके सारे ऑप्शन से गो थ्रू करो, सब ऑप्शन को बारी-बारी से एलिमिनेट करो, देन अपने राइट आंसर को चूज़ करो, ठीक है? डायरेक्ट जंप कभी भी नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे, स्पेशली फॉर मेन्स। वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन हैं जो घुमा के पूछे होंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स का आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, इसका तो यही है, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ना ज़रूर। कई बार हम लोग डायरेक्ट इंटरवेंशन पे पहुँच जाते हैं, बट नर्सिंग प्रायोरिटी में या जब फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी होती है, तो हमें कहीं न कहीं असेसमेंट का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो असेसमेंट पहले आती है, देन वी विल गो टुवर्ड्स द इंटरवेंशन, ठीक है? सो कुछ इस टाइप के की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम देते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 43 ईयर ओल्ड मैन एडमिटेड इन साइकियाट्रिक वार्ड हैज़ अ सिम्पटम ऑफ ग्रैंडियोसिटी, द नर्स शुड नो इट इज़ सीन इन व्हिच प्लेज़रेबल अफेक्ट डिसऑर्डर। अब यहाँ पे प्लेज़रेबल मतलब अफेक्ट डिसऑर्डर की बात की गई है, ठीक है? तो ये क्या है हमारा रिलेटेड टू मूड। मूड और अफेक्ट हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है? मूड और अफेक्ट। मूड इज़ समथिंग इंटरनल थिंग, लाइक जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारे अंदर है, लॉन्ग टर्म के लिए है, जो ये लॉन्ग टर्म पे चलता है, ठीक है? लाइक हम खुश हैं, दुखी हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स है। अफेक्ट इज़ जो हम शो करें, अगर हम खुश हैं तो हम क्या करेंगे? स्माइल करेंगे, जिससे अगले पर्सन को समझ आएगा कि अच्छा ये खुश है, ठीक है? अगर हम सैड हैं तो शायद हम रोएँगे या हम स्माइल नहीं करेंगे, शोल्डर्स आर डाउन, लाइक जिस तरीके के डिप्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? सो जो चीज़ हम शो कर रहे हैं, जो अगला पर्सन है जो वो ऑब्ज़र्व कर पा रहा है, दैट इज़ योर अफेक्ट। और जो इंटरनली आप सैड फील कर रहे हो, डिप्रेसिव फील कर रहे हो, दैट इज़ योर मूड। सो अब यहाँ पे प्लेज़रेबल अफेक्ट डिसऑर्डर के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे देखो, अब हम जानते हैं मेनिया, ठीक है? मेनिया में हम देखते हैं 4 ईज़, दैट इज़ योर यूफ़ोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्सटेसी, ठीक है? दीज़ आर द 4 ईज़ ऑफ मेनिया। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रैंडियोसिटी है, वो जो सिम्पटम ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, वो हमें कौन से प्लेज़रेबल मूड सॉरी अफेक्ट डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं मेनिया में 4 ईज़, ठीक है? अब यूफ़ोरिया क्या है? इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ठीक है? जस्ट जिसमें हम लोग यूफ़ोरिया हम लोगों में भी देखने को मिलता है, लाइक अब जिन लोगों का प्री क्लियर हुआ है, दे आर फीलिंग यूफ़ोरिक, लाइक उन्हें बहुत खुशी होगी, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारे पास एक माइल्ड लेवल ऑफ हैप्पीनेस, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है? जहाँ पे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग रहती है। फिर आता है आपके पास इलेशन। इलेशन इज़ योर मॉडरेट लेवल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मूड, ठीक है? प्लस इंक्रीज़ साइकोमोटर एक्टिविटी। कुछ इतने ही ज़्यादा खुश हैं कि भई वो इतने खुश हैं कि उनसे अब उनके हम बोलते हैं ना पैर
जमीन पर ही नहीं लग रहे हैं, वो इधर से उधर चल रहे हैं, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन में इज अ सिवियर एलिवेशन ऑफ द मूड प्लस क्या रहेगा आपका, देयर इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सो उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट इज योर एक्सटेसी देर, जहाँ पे इंटेंस लेवल ऑफ एलिवेशन होता है मूड का, ठीक है। एक सेंस ऑफ रप्चर, ब्लिसफुलनेस, पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। वो इतना ज्यादा खुश होता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है, लाइक सो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेसी। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमें इन तीनों चारों ई में से किस में देखने को मिलता है, दैट इज इन योर एक्सल्टेशन। सो अब देखो, अगर हम देखें इलेशन, तो इलेशन मैंने आपको क्या बताया, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। यूफोरिया इज योर माइल्ड। अब इलेशन में आपके साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, बट एक्सल्टेशन में आपका सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ग्रीव इज अ डिफरेंट थिंग। ग्रीव क्या है, व्हेन देयर इज अ रिएक्शन टू अ लॉस, ठीक है। वो लॉस एंटिसिपेटरी हो सकता है, लाइक किसी पर्सन को पहले से मतलब किसी पर्सन की जो मदर हैं उनको कैंसर है, तो कहीं ना कहीं उसे पहले से डॉक्टर्स ने भी एक्सप्लेन किया होता है कि जो प्रोग्नोसिस है वो इतना अच्छा नहीं है, और इसमें है जो वो एक डेथ हो सकती है पर्सन की, है ना। तो कहीं न कहीं वो 3 महीने, 4 महीने जब तक भी वो पर्सन रहता है, तब तक एक अंदर जो अपने एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुकी होती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो जानता है कि शायद ये लॉस उसको हो जाएगा, दैट इज़ योर एंटिसिपेटरी लॉस, जो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो ग्रीफ क्या है, टू अ रिएक्शन टू द लॉस, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, exaltation, ठीक है। Move on to the next. A patient shows inadequate response to those experiences that may cause previously pleasure. This psychiatric disorder is termed as एक ऐसी प्लेजरेबल इवेंट, जो पर्सन अब जिसको कोई रिस्पॉन्स वो शो नहीं कर रहा, उसे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, द लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ प्लेजर इन अ प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बचपन में करना चाहे बहुत पसंद होंगी, ठीक है, अब वो नहीं पसंद है, ठीक है। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें जो शायद पर्सन इंजॉय करता था करने में, बट अब उसे कोई वो हमें एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फियर। फर्स्ट ऑप्शन इज योर फियर। सो फियर क्या है, फियर और फोबिया, ऐसा रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू द रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। वेर इज योर जो आपकी एंजाइटी है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। एंजाइटी क्या है, रिएक्शन टू द इमेजिन डेंजर, ठीक है। एक पर्सन है जो वो डरता है, बट किसी रियल लाइफ सिचुएशन से वो डर रहा है, ठीक है। लाइक अगर उसे कुत्तों से डर लग रहा है, ठीक है, डॉग से डर लग रहा है, उसको हाइट से डर लग रहा है, सो दैट इज योर रियल लाइफ डेंजर, राइट। तो उसको हम बोलते हैं फियर और फोबिया। वेरएज जो एंजाइटी क्या है, जब पर्सन बहुत ही एंग्शियस फील करता है, बट बिकॉज ऑफ इमेजिन सिचुएशन, लाइक सोशली किसी को एंजाइटी है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उससे जाएगा और शायद उसके बारे में ये सोचेंगे, शायद सब उसको ही देख रहे हैं, ठीक है। तो वो एक उसके माइंड में चीजें इमेजिन्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी। सो फियर और एंजाइटी में आपको डिफरेंस समझ आया। नेक्स्ट देखो, एम्बिवलेंस एंड एहेडोनिया। एम्बिवलेंस क्या है, द कंफ्लिक्ट बिटवीन टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, ठीक है। अब आप कुछ माइंड में सोच रहे हो, लाइक कि मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब इट्स ऑल इन योर माइंड। आइडियाज का है, माइंड में होते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ आइडियाज, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसे आइडियाज जिसको लेके कन्फ्लिक्ट रहता है, लाइक हम कन्फ्लिक्ट के टाइप्स भी पढ़ते हैं, अवॉइडेंट अवॉइडेंट कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंट कन्फ्लिक्ट, जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि लाइक आपको ये वाली जॉब करनी है कि नहीं करनी है, आपको अगर आपके पास दो जॉब
लाइक एम्स नर्सिंग ऑफिसर और ईएसआईसी, तो आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। सो दिस इज अ कंफ्लिक्ट। सो अब कंफ्लिक्ट है व्हेन बिटवीन द टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, लाइक अ पेशेंट को हमने बोला कि आप को जीभ दिखानी है, तो अभी वो माइंड में सोच रहा है कि मैं दिखाऊं या मैं नहीं दिखाऊं, ठीक है। सो दैट इज हिज आइडियाज। सो जब वो कंफ्यूज्ड है बिटवीन टू आइडियाज, तो उसको हम बोलेंगे एम्बिवेलेंस। वैसे ही इससे रिलेटेड एक और टर्म है एम्बिटेंडेंसी। तो एम्बिटेंडेंसी में क्या होता है, देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू एक्शंस। एक्शंस में लाइक अब वो तब तक सोच रहा था कि मैं जीभ दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, अब वो क्या कर रहा है, जीभ निकाल रहा है फिर अंदर डाल रहा है, ठीक है। लाइक उसको उसने निकाली और अंदर कर दी उसी टाइम, टू डू और टू डू नॉट। तो उस जब हमारे एक्शंस में कंफ्लिक्ट है, लाइक मैंने आपसे ये पेन मांगा, तो आपने मुझे दिया फिर ले लिया, मतलब आप कंफ्यूज हो, लाइक आपको मुझे ये पेन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये एक्शंस में आपके कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है, ठीक है। So that is your ambitendency. And when there is a contradictory ideas, then it is ambivalence. बट यहाँ पे तो अब आपको तीन जो ऑप्शन है वो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ऐसा कुछ प्लेजरेबल वाली चीज फेयर में नहीं है, एंजाइटी में नहीं है। एम्बीवेलेंस इज अ डिफरेंट थिंग। सो एहेंडोनिया, एहेंडोनिया क्या होता है कि पर्सन जो प्रीवियसली उसको अच्छी लगती थी एक्टिविटी, अब उसमें उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया उन चीजों में, अब उसको कुछ मजा नहीं आ रहा उन चीजों में जो पहले वो इंजॉय करता था, बट नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट थिंग्स। तो वो है एहेंडोनिया। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, डिप्रेशन में देखने को मिलता है, लाइक एहेंडोनिया, अपैथी, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंथुजियाज्म नहीं रहता, ठीक है। सो एक डिप्रेसिव स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, दैट इज एहेंडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट सेज टू द नर्स, द फेडरल गार्ड्स वर सेंट टू किल मी, what is the best response by the nurse to the client's concern? अब उसको जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको बोल रहे हैं पेशेंट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने गार्ड भेजे हैं मुझे मारने के लिए, ठीक है। सो पहले आप ये बताओ कि ये कौन सी डेल्यूजन है, ठीक है। सो दिस इज अ डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, पैरानॉइड डिल्यूजन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। नर्स बोल रही है कि मुझे कोई आइडिया, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, द गार्ड आर नॉट आउट टू किल यू, जो गार्ड है वो आपको मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। थर्ड, डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू, क्या आपको डर लग रहा है कि पीपल आपको मारना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज योर, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट गार्ड्स वर सेंट टू हर्ट यू, ठीक है। सो दिस इज, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको जाना होता है टुवर्ड्स थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। अब अगर आप पेशेंट को बोलोगे आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उसकी बात को अपोज कर रहे हो, तो वो नहीं ट्रस्ट करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि शायद आप भी उन सब में मिले हुए हो, ठीक है। तो आप उनकी जो भी डेल्यूजन है उसको आप डायरेक्टली अपोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट आप उसकी जो डेल्यूजन है उसको आप बढ़ावा भी नहीं दे सकते हो कि हाँ हाँ ऐसा है, तुम अंदर ही रहना बाहर मत जाना, ठीक है। तो उससे ऐसा लगेगा कि उसकी जो डेल्यूजन है उसको बढ़ावा मिलेगा, ना ही आपको उसको अपोज करना है ना ही आपको उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, द गार्ड्स आर नॉट टू किल यू, तो वो सेम ही चीज होगी कि नहीं वो तुम्हें मारने नहीं आए, एक तरीके से वो रेजिस्ट ही कर रहे हो, आप अपोज ही कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ देखो, व्हाट मेक्स डू यू थिंक द गार्ड्स वर सेंट टू हर्ट यू, आप उसको बातों में लगा रहे हो, उसको और प्रोवोक कर रहे हो कि वो उस डेल्यूजन के बारे में और सोचे, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। अब आप देखो, डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, उसके साथ एम्पथाइज कर रहे हो, उसको एम्पथी शो कर रहे हो जिससे वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। सो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट, order from the physician include 100 mg of chlorpromazine stat and then 50 mg BD, 2 mg benzotropine BD,
वाई इज क्लोरप्रोमेजिन ऑर्डर। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्लोरप्रोमेजिन ऑर्डर क्यों की गई है। और इस बार प्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे आपसे रैशनल पूछा गया था किसी चीज का कि अगर हाइपरकेलीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले जो पूछा जाता था वो इतना पूछा जाता कि इस कंडीशन में क्या क्या चीज मतलब लाइक हाइपर क्या देखने को मिलेगा, तो हम कर देते थे टिक के लाइक हाइपरकेलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को। बट इस बार आपसे रीजन पूछा था, रैशनल पूछा था कि व्हाई हाइपरकेलीमिया है तो क्यों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था आई थिंक सो। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके पीछे का रैशनल, क्योंकि धीरे धीरे जो एग्जाम है उसका लेवल टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा हायर लेवल पर जाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करके चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये रैशनल पूछ रहे हैं कि क्लोरप्रोमाजिन ऑर्डर क्यों की गई है। टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, ईपीएस को स्टॉप कर रिड्यूस करने के लिए। टू प्रिवेंट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। टू डिक्रीज साइकोटिक सिम्टम और टू इंड्यूस स्लीप। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्लोरप्रोमाजिन है दैट इज एंटी साइकोटिक। ठीक है, और एंटी साइकोटिक क्या करते हैं, ईपीएस कॉज करते हैं। सो इसका आंसर ईपीएस तो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लोरप्रोमाजिन ऑर्डर कर रहे हैं हम तो हम उससे ईपीएस को रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि क्लोरप्रोमाजिन क्या करते हैं, ईपीएस कॉज करती है। ठीक है, टू प्रिवेंट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज ऑल्सो अ सीवियर और फैटल वर्जन ऑफ ईपीएस। तो इसका आंसर नहीं होगा। टू डिक्रीज साइकोटिक सिम्टम्स। अब हम एंटी साइकोटिक इसलिए देंगे ऑब्वियसली टू ट्रीट द एंटी साइकोटिक सिम्टम्स एंड टू इंड्यूस स्लीप, तो उसके लिए हम एंटीसाइकोटिक्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एंटीसाइकोटिक्स, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स देखेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आता है एंटीसाइकोटिक्स से तो आपके लिए इजी हो जाए। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, अब एंटीसाइकोटिक्स में आपकी दो क्लासेस आती हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक प्लस एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है दैट इज वो पहले जो अर्लियर यूज होती थी, मतलब यूज तो अभी भी होती हैं बट इनके कंपैरिजन में काफी बेटर ड्रग्स आ चुकी हैं जो लीस्ट ईपीएस कॉजिंग हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स पे ज्यादा वर्क करती हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर्स को। ठीक है, सो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो हाईएस्ट ईपीएस कॉजिंग भी हैं और ये पॉजिटिव सिम्टम्स पे वर्क करती हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स एंड द नेगेटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स वो हैं जो आपके बिहेवियरल में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स जो अब है जो वो माइनस हो चुके हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जो पॉजिटिव सिम्टम है लाइक डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो ये क्या है, पहले तो आपको नहीं थे, ये तो ऐड हुए हैं, है ना। सो दैट इज योर पॉजिटिव सिम्टम। अब किसी को एहेंडोनिया हो गया, एपैथी हो गया, सोशल विड्रॉल हो गया। ठीक है, सो वो चीज उसको पहले थी, ही फील्स प्लेजर इन द थिंग्स, बट अब वो नहीं फील करता है प्लेजर। ठीक है, सोशली अब वो आइसोलेटेड रहता है, विड्रॉल रहता है, तो वो चीज उसकी जो स्पीच है, डिक्रीज स्पीच। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो कम हुई हैं, जो आपके बिहेवियर से चली गई हैं। ठीक है, और जो आपके बिहेवियर में ऐड हो गई है, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, एग्रेसिवनेस, एजिटेटेड, increased psychomotor activity। ठीक है, so these are your positive symptoms of schizophrenia। so जो typical antipsychotics हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बट जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पे ही असर दिखाती हैं, इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। और जो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं वो तो आपके वर्क करते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर को स्ट्रांगली, बट जो आपके एटिपिकल हैं दैट वर्क ऑन 5-HT, दैट इज हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन प्लस योर सेरोटोन। ये जो आपके D2 रिसेप्टर हैं इनको भी ब्लॉक करते हैं, बट उन पे जो है वो कम असर करते हैं, स्ट्रांगली किस पे, 5-HT के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, नाउ अब देखो, ये आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पे काम करेंगे। ठीक है, ये ब्लॉक करते हैं किसको, 5-HT प्लस, D2 को भी करते हैं बट वीकली। ठीक है, वीक करते हैं एज कम्पेयर टू 5-HT को ज्यादा स्ट्रांगली ब्लॉक करते हैं। ठीक है,
तो ये क्लास 1 है आपकी, ये क्लास 2 है। अब देखो पहले हम देखेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आपका आता है क्लोरप्रोमazine, थायोरिडाज़ोन और हैलोपेरिडोल। ठीक है, सो क्लोरप्रोमazine है जो वो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक है। ठीक है, और इसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज फोटो सेंसिटिविटी। ये जो पर्सन है मतलब ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस वगैरह कॉज कर सकती है। अगर पर्सन धूप में चला जाए तो हम पर्सन को एडवाइस करते हैं कि वो सनस्क्रीन लगाए या फिर फुल स्लीव्स पहन के ही बाहर जाए, और बेटर होगा अगर वो बाहर ना जाए, धूप के कांटेक्ट में ना आए। थायोरिडाजोन है जो वो लीस्ट ईपीएस कॉजिंग ड्रग है, लीस्ट ईपीएस कॉजिंग ड्रग है। अब जो हेलोपेरिडोल है वो मोस्ट ईपीएस हाईएस्ट ईपीएस कॉजिंग ड्रग है। ठीक है, ये है जो ये भी फोटो सेंसिटिव है, हार्ट रिदम वगैरह को अफेक्ट करती है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं कंपैरेटिवली, जो हमारे पास कोलेंजापाइन, क्विटिपिन यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, उनके कंपैरेटिवली इनके जो इफेक्ट हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आपके एग्जांपल आते हैं लाइक कोलिंजापीन, पीन, ओलिंजापीन, क्विटिपिन। ठीक है, सो कोलिंजापाइन जो अब ये ड्रग है, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइक ये क्या करती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस क्या करती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। सो इसमें पर्सन को है जो वो इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक पर्सन है जिसको क्लिंजर चल रही है, तो नर्स किसके लिए पर्सन को इवेल्युएट करेगी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी कि अगर उसको वोमिटिंग हो रही है, उसको फीवर है, ठीक है, या उसको पेन हो रही है, तो आपको याद रखना है कि उसको फीवर है, टेम्परेचर है, मतलब इन्फेक्शन के साइन शो कर रहा है। और पर्सन जो क्लिंजर पेन ले रहे हैं उनको क्या है, डब्ल्यूबीसीएस का कम होते हैं उसमें। ठीक है, तो क्लिंज़ापिन हम तभी स्टार्ट करते हैं व्हेन योर डब्ल्यूबीसीज आर मोर देन 3500। ठीक है, नाउ ओलिंज़ापिन है जो वो ओबेसिटी कॉज करती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है। क्विटिपिन है जो वो एक सेफ ड्रग है। ठीक है, सो दीज आर योर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अब इसी के साथ एंटीसाइकोटिक्स के साथ मैं आपको ईपीएस भी समझा देती हूँ। सो ईपीएस क्या है, एक्स्ट्रा पैरामेंटल सिम्टम्स। ठीक है, जो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। जहाँ पे अर्लीस्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज एक्यूट डिस्टोनिया, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, टॉर्टिकोलिस, लेरेंजियो स्पैज्म और ओक्यूलो डायरिस क्राइसिस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्राइड। ठीक है, एक्यूट डिस्टोनिया का दैट इज योर लोरेंजियोस्पाज्म, टॉर्टिकोलिस एंड दी ओकुलोगारिस क्राइसिस एक्यूट डिस्टोनिया में देखने को मिलेंगे। सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है, सूडो पार्किंसोनिज्म, जिसमें जो पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम्स है लाइक मास्क लाइक एक्सप्रेशंस, कॉगविल रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स, फिल रोलिंग मूवमेंट, शफलिंग गेट, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, सो दीज आर ऑल योर पार्किंसनिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसको आप बोलोगे सूडो पार्किंसोनिज्म। फिर उसके बाद एक्स्थीसिया दैट इज वॉकिंग एंड टॉकिंग सिंड्रोम। ठीक है, वॉकिंग एंड टॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे पर्सन बहुत रेस्टलेस हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है। और एक इसमें जो इरिवर्सिबल आता है दैट इज योर टार्डाइव डिस्काइनेजिया, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फेस मसल्स, ट्विचिंग वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, और फेटल जो इन सबसे फेटल है दैट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, जहाँ पे पर्सन को क्या है,
लीवर एंजाइम्स बढ़ जाएँगे, उसके क्रेटिनिन, फॉस्फोकाइनेज, मायोग्लोबिन, यूरिया होगा, ठीक है? सो इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ योर डेंट्रोलिन। सो दीज़ आर योर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं बेंज़ोट्रोपिन देते हैं, ठीक है? ट्राइहेक्सिफेनिडिल देते हैं। सो दीज़ आर सम ड्रग्स जो हम ईपीएस के लिए देते हैं और ईपीएस मोस्ट कॉमनली ज़्यादा किसकी वजह से होती है? बिकॉज़ ऑफ योर टिपिकल एंटी-साइकोटिक्स, क्लोरप्रोमाज़िन, थायरोइडाज़ोन, हैलोपेरिडोल, ठीक है? और हैलोपेरिडोल है जो वो हाईएस्ट ईपीएस कॉज़िंग ड्रग है, ठीक है? नेक्स्ट ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूजन सिम्पटम ऑफ पीटीएसडी? इनमें से कौन-सा जो है वो एक इंट्रूजन सिम्पटम है फॉर द पीटीएसडी? पीटीएसडी क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो ये कब देखने को मिलता है व्हेन देयर इज समथिंग स्ट्रेसफुल हैपन, कुछ इतना ट्रॉमेटिक हुआ है जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है, ठीक है? सो इसमें कुछ इंट्रूसिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, पर्सन है जो वो अवॉइड करता है उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात करने में भी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होता है, हाइपर अराउज़ल होता है, तो वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी। बट इसका क्राइटेरिया जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर 6 मंथ्स को मतलब जैसे कोई फ्लड आया मान लीजिए, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया तो उस इवेंट को हुए जहाँ पे पर्सन ने अपनी फैमिली लॉस कर दी या मास कैज़ुअलिटी हुई जो उससे उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा उस चीज़ का। तो अगर उस इवेंट को हुए 6 मंथ हो चुके हैं और वो 1 मंथ से ये वाले सिम्पटम्स हैं जो वो हमें शो कर रहा है लाइक फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, हाइपर अराउज़ल, बीच में उसको जब वो सोता है तो वो अचानक से फ्लैशबैक की वज़ह से उठ जाता है, ठीक है? हाइपर विजिलेंट रहता है, अलर्ट रहता है, ठीक है? डरा हुआ रहता है। तो 1 मंथ से उसको ये सिम्पटम आ रहे हैं तो हम उसको पीटीएसडी कंसीडर करते हैं। बट अगर 1 मंथ से कम से ये सिम्पटम आते हैं तो हम उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं और अगर 6 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं पीटीएसडी विद डिलेड ऑनसेट। अब जो पीटीएसडी है उसमें मैंने आपको बताया कि इंट्रूसिव सिम्पटम्स जो देखने को मिलता है देखो, स्टे अवे फ्रॉम अ पार्क व्हेन अ वेयर अ ट्रॉमेटिक इवेंट अकर, ठीक है? तो वो अवॉइड ये क्या है अवॉइड कि वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। एक्सपीरियंसिंग फ्लैशबैक व्हेन द ट्रॉमेटिक इवेंट फील्स लाइक इट्स हैपनिंग अगेन, तो वो बार-बार फ्लैशबैक्स को फ़ील कर रहा है कि वो इवेंट उसके साथ बार-बार हो रहा है, जिसकी वजह से जब वो सोने की कोशिश करता है उसको दोबारा फ्लैशबैक आता है और वो उठ जाता है, यानी कि वो हाइपर अराउज़ल भी है। Feeling emotionally numb and detached from others. So this is a kind of depersonalization, having a difficulty in falling or staying asleep. तो ये काइंड ऑफ है तो पीटीएसडी के सिम्टम, बट जो इसमें मेन जो आपका सिम्टम है दैट इज योर फ्लैशबैक जो एक इंट्रूसिव सिम्टम है, ठीक है? जो आपके माइंड में है, बार बार उन चीजों के फ्लैशबैक्स जो आ रहे हैं। सो पीटीएसडी के लिए क्राइटेरिया जो है दैट इज योर फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर, हाइपर अराउजल, हाइपर विजिलेंट है जो वो पर्सन होगा। इसकी जो ड्रग ऑफ सॉरी जो हम क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट थेरेपी ऑफ चॉइस है, ठीक है? पीटीएसडी में थेरेपी ऑफ चॉइस दैट इज योर EMDR थेरेपी, दैट इज आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग थेरेपी। तो इस थेरेपी में क्या करते हैं कि पर्सन की पहले जो आपको पूरी हिस्ट्री वगैरह लेते हो, उसके बाद पर्सन को रिलैक्स स्टेट में एकदम ले जाते हो और पर्सन है जो वो जब सो रहा होता है, ठीक है? या जब वो एक स्लीप वाली स्टेट में है, तो जब उसको वो फ्लैशबैक्स आएँगे तो उसकी आई मूवमेंट होगी, ठीक है? जैसे आप उसकी आई मूवमेंट नोटिस करोगे, आप उसके ग्लैबुला पे टैप करोगे और उसको तब बताओगे कि ये जो चीज़ है वो पास्ट में हो चुकी है और अभी सब ठीक है, ठीक है? सो ट्रीटमेंट ऑफ थेरेपी अगर लाइक चॉइस ऑफ थेरेपी अगर आता है कि पीटीएसडी की चॉइस ऑफ थेरेपी क्या है, तो आप क्या करोगे? आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग थेरेपी, ठीक है? Which would be the first sign of alcohol withdrawal symptom to expected to occur, ठीक है? कौन-सा इनमें से है जो वो फर्स्ट साइन है जो हमें अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम में फर्स्ट साइन कौन-सा देखने को मिलता है? डिल्यूरियम ट्रेमेंस, रम फिट, फोर्स्ड ट्रेमर्स एंड अल्कोहलिक हैलुसिनोसिस, ठीक है? सो देखो, जो डिलीरियम ट्रेमेंस है, ये एक लेट साइन है, ठीक है? रम फिट
अब देखो कोर्स ट्रेमर्स है जो वो 6 to 8 आवर्स में देखने को मिलता है। फिर 12 to 24 आवर्स में आपको ये अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें मोस्टली कौन सी हेलुसिनेशन होंगी? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और रम फिट्स है जो वो मतलब एक मल्टीपल टाइम ऑफ सीजर एपिसोड्स एक दिन में, तो वो देखने को मिलता है 48 आवर्स के, सॉरी 24 to 48 आवर्स में। और डिलीरियम ट्रेमेंस जो कि एक लेट साइन है, इसमें क्या होगा? पर्सन इज हैविंग क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, और साथ में उसको इसमें जो हेलुसिनेशन होंगी दैट इज योर विजुअल हेलुसिनेशन। सो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन आती है, लेट जब डेल्यूरियम ट्रीमेंस होता है तब विजुअल हेलुसिनेशंस आती हैं। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट साइन है दैट इज योर कोर्स ट्रेमेंस। कोर्स ट्रेमेंस क्या है? कि इनवॉलेंटरी शेकिंग ऑफ हैंड्स और द मूवमेंट्स दैट आर इजीली विजिबल। ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे कोर्स ट्रेमर्स। रम फिट्स मैंने आपको बताया कि सीजर एपिसोड्स होना। और डिल्यूरियम ट्रेमेंस क्या है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस हेलुसिनेशन। और कौन सी हेलुसिनेशन? दैट इज योर विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट नेक्स्ट देखो, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी आर। ईसीटी हम जानते हैं, ईसीटी हमारे पास दो टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है जो वो पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती है, और जो इनडायरेक्ट है उसको हम मॉडिफाइड ईसीटी भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता था? किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट, मसल रिलैक्सेंट का यूज नहीं किया जाता था, विदाउट ड्रग जो है वो डायरेक्ट शॉक किया जाता था। बट इन केस इनडायरेक्ट और जो मॉडिफाइड है उसमें एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज किया जाता है पहले। ठीक है, सो अब इसमें कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है ऑफ ईसीटी। अब देखो, परमानेंट मेमोरी लॉस और ब्रेन डैमेज इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कभी भी कॉमन नहीं होती। फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बोन्स, सो ये है जो वो कॉमन है, बट इन डायरेक्ट ईसीटी जो पहले यूज की जाती थी और अब नहीं यूज की जाती, जब एनेस्थेटिक एजेंट्स नहीं दिए जाते थे उस टाइम पे ये चीज रहती थी कि लाइक पर्सन इज हैविंग फ्रैक्चर और डिसलोकेटेड बोन्स। MI and cardiac arrest is also a serious complication. अब देखो, temporary memory loss and a confusion. So temporary memory loss और confusion है जो वो एक most common side effect है for the ECT। ठीक है, ECT में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? एट्रोपिन, थायोपेंटल सोडियम एंड योर सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, तो एट्रोपिन क्यों दिया जाता है? टू डिक्रीज द सिक्रीशंस। ठीक है, 0.6 mg आता है एक एम्प्यूल में। और थायोपेंटल सोडियम दिया जाता है एज एंटी एंजाइटी, दिया जाता है 3 to 5 mg होता है, 3 to 5 mg का डोज हम देते हैं। और सक्सिनल कोलोइन टू रिलैक्स द मसल्स। ठीक है, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन रहती है दैट रिस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है, रिस्पिरेटरी मसल्स बिल्कुल ही पैरालाइज हो सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज देयर इज अ नैरो margin between the therapeutic and the toxic level of the lithium carbonate. Symptom of toxicity are most likely to appear if the serum level exceed। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो थेरेप्यूटिक लेवल है दैट इज 0.8 to 1.2 मिलीक्विलेंट, एंड योर प्रोफाइलेटिक लेवल इज 0.6 to 1.2 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है, अब जो पूछा है दैट इज कि symptoms of toxicity are more likely to appear if the serum level exceeds। serum level किससे exceed कर जाएगा तो उसके बाद symptoms शो होने लगेंगे। ठीक है, so toxic level तो आपका है more than 2, बट symptoms आपको है जो वो आने लगते हैं 1.5 मिलीक्विलेंट पर लीटर। तो symptoms are more likely to occur if serum level exceed to 1.5 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन क्वेश्चन में आपको इसका भी यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, कभी एमजी पर डीएल दे दिया हो और आप उसको करके आ जाओ। ठीक है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है।
Tony tilts his head to side, stop talking in mid-sentence, listen attentively. The nurse recognizes from these signs that Tony is likely experiencing. ठीक है, अब क्या हुआ कि पेशेंट है टोनी जो बात कर रहा था नर्स से, उसके बाद वो सडनली चुप हो गया और कुछ बहुत अटेंटिवली कुछ सुनने लगा, ठीक है, बीच सेंटेंस के बीच। तो इससे नर्स क्या कंसिडर कर रही है कि उसे क्या हो सकता है? सोमैटिक डिल्यूजन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सूडो पार्किंसोनिज्म और कैटाटोनिक स्टूपर। सो सोमैटिक डिल्यूजन आपकी क्या होती है? दैट इज मोर लाइकली टू रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है। सो डिल्यूजन तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिल्यूजन इज डिफरेंट थिंग। उसको कुछ सुनाई दे रहा है, वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, दैट इज योर हेलुसिनेशन, ठीक है। अब सूडो पार्किंसोनिज्म मैंने आपको बताया, सूडो पार्किंसोनिज्म है जो वो ईपीएस का एक ईपीएस में देखने को मिलता है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, और सूडो पार्किंसोनिज्म के मैंने आपको साइन एंड सिम्टम भी बताया, कॉग्निटिव रिजिडिटी, शफलिंग गेट, मास्क लाइक एक्सप्रेशंस, रोपिल रोलिंग मूवमेंट्स, ठीक है। और कैटाटोनिक स्टूपर भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक में देखने को मिलता है, लाइक म्यूट एंड मोशन एक्टिविटी पर्सन है जो वो शो करता है। सो तीनों ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करें, सो आपका आंसर क्या है? दैट इज योर ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पर्सन कुछ सुन रहा है, बीच में बोलते बोलते चुप हो गया और कुछ सुनने लगा, दैट इज अ पर्सन क्या है? वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस उसको हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इमेज। द क्लिनिकल साइन शोन इन इमेज आर क्लासिकली एसोसिएटेड विद विच साइकेट्रिक कंडीशन। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखो और सोचो कि ये क्या है। सो इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके यहाँ पे फोरहेड पे कुछ फरोज दिए गए हैं, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके का साइन दिया गया है। पहले तो आपको फाइंड आउट करना है ये साइन क्या है, दूसरा ये किस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके ओमेगा साइन सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया, ओमेगा साइन सीन इन डिप्रेशन, वेरागत साइन सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया और वेरागत साइन सीन इन डिप्रेशन। सो अब देखो ओमेगा साइन और वेरागत साइन दोनों ही साइकेट्रिक में हम पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपके दो ऑप्शन कैंसिल। नाउ ओमेगा साइन सीन इन डिप्रेशन एंड वेरागत साइन सीन इन डिप्रेशन, दोनों ही साइन डिप्रेशन में देखने को मिलता है, बट ये कौन सा साइन है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऐसे ओमेगा साइन बन रहा है, तो दिस इज ओमेगा साइन दैट इज सीन इन डिप्रेशन। और वेरागत साइन है वो भी डिप्रेशन में देखने को मिलता है, बट उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन की आई है उसके अपर आईलिड पे क्या है? फोल्ड देखने को मिलता है, दैट इज योर वेरागत साइन। उसकी इमेज भी आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ran away from the home adapting a new identity with complete amnesia about his earlier life. The disorder is known as। अब एक पर्सन है जो वो अपने घर से चला गया है एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, कहीं और जाके रह रहा है और उसको अपनी पिछली अर्लियर लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, हैविंग अ कंप्लीट एमनीजिया, ठीक है। सो इस टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव फ्यूज, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनीशिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो ये है कि एक पर्सन में है जो वो हैविंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी, जो और उसकी दोनों ही पर्सनालिटीज के बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं है कि उसकी ऐसी कुछ मल्टीपल पर्सनालिटीज है। लाइक हम जो सीरियल देखते हैं, कोई सीरियल मान लो जिसमें एक बहरूपिया टाइप के कुछ कंसेप्ट होता है जिसमें वो एक जगह तो है वो कुछ और है, ठीक है, कुछ और रोल प्ले कर रही है, दूसरी जगह वो कुछ और रोल प्ले कर रही है, बट वो दोनों ही पर वो एक ही पर्सन है जो वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो इन रियल लाइफ उसको बोलेंगे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लाइक नागिन जो सीरियल है उसमें वो कभी नागिन बन जाती है, कभी वो सिंपल औरत बन जाती है, बट उसे जब वो नागिन बन जाती है वो गुस्से में होती है, तब उसे खुद भी नहीं पता होता है, मतलब वो नहीं अवेयर है अपनी उस पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। सो दैट इज योर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जब जो सेकेंडरी पर्सनालिटी जो उस पर्सन में रह रही है उसको हम बोलते हैं अटर्स, ठीक है। सो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भूलने जैसा या कहीं और चले जाने जैसी बात नहीं है।
डिसोसिएटिव एमनीशिया है कि किसी पर्सन के किसी इवेंट के बाद उसकी है जो वो मेमोरी लॉस हो गई है, ठीक है। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज पर्सन में सिम्टम्स प्रेजेंट होना लाइक ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, वीकनेस, बट देर इज नो पैथोलॉजिकल कंसर्न और कोई ऐसा पैथोलॉजिकल कॉज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो दैट इज योर कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब डिसोसिएटिव फ्यूज क्या है? द रन अवे फ्रॉम द होम, कि पर्सन है जो वो वेंडरिंग अवे फ्रॉम द होम, घर से चला गया है, कुछ ऐसा उसकी लाइफ में, पुरानी लाइफ में ऐसा कुछ घटा कि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाया, उसके बाद क्या है वो कहीं और जाके रहने लगा, बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बन गया, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव फ्यूज, वेंडरिंग अवे फ्रॉम द होम, ठीक है, और फ्रॉम द सिमिलर इन्वायरमेंट और द होम इन्वायरमेंट, और फिर अब वो क्या है कहीं और जाकर रह रहा है, एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ रह रहा है और पिछली लाइफ का उसको कुछ याद नहीं है, दैट इज योर डिसोसिएटिव फ्यूज। नेक्स्ट, which among of the following is the most appropriate nursing action if the client is experiencing muscle rigidity following haloperidol administration? अब देखो, haloperidol हमने पर्सन को एडमिनिस्टर किया, उसके बाद उसको क्या हो रहा है? मसल रेजिडिटी हो रही है, ठीक है। सो अब इससे हम क्या करेगी, या जो नर्स है उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? Withhold the next dose of haloperidol as it occurs because of toxicity. Administer one more dose of haloperidol. Administer the benzotropine IM as ordered or inform the physician immediately. So यहाँ पर आप हेलोपेरिडोल तो विदहोल्ड करोगे, बट उसका आपको पहले जो उसको मसल रिजिडिटी हो रहा है उसको भी तो ट्रीट करना है ना। सो अब एक और हेलोपेरिडोल तो नहीं दोगे, ठीक है। इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, बट उससे ज्यादा एक्यूरेट देखो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज ऑफ बेंजोट्रोपिन आईएम एज ऑर्डर। तो आपके पास ऑर्डर है कि आप बेंजोट्रोपिन दे सकते हो। तो हमें पता है कि जब ईपीएस होता है तो हम क्या देते हैं? बेंजोट्रोपिन देते हैं, और आपके पास ऑर्डर में भी है तो आप क्या दोगे? बेंजोट्रोपिन दोगे पेशेंट को। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, a 55-year-old man with a chronic schizophrenia resist any passive limb movement attempted during neurological examination in spite of being asked not to do so. Which of the following symptom is he exhibiting? अब देखो, एक पर्सन है मतलब एक कंसल्टेंट है, जो आप कुछ भी मान लो, डॉक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए पर्सन की लिम्ब मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव क्या है? जब हम खुद अपनी लिम्ब मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पैसिव क्या है? जब कोई और लिम्ब मूवमेंट करवा रहा है। सो अब वो पर्सन है जो वो जो डॉक्टर हैं वो लिम्ब मूवमेंट कर रहे हैं, बट पर्सन है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है। अब हम उसको बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, फिर भी वो कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोले? ऑटोमेटिक ओबीडियंस, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिविज्म और एम्बिटेंडेंसी। तो ऑटोमेटिक ओबीडियंस क्या है? ओबीडियंस से आपको पता होना चाहिए। ओबीडियंस क्या है? कि जब हम किसी की बहुत ज्यादा मतलब बात मानते हैं, लाइक आज्ञाकारी, हम लोग अपनी एप्लीकेशन में लिखते हैं योर ओबीडियंटली, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब क्या है? कि आप पर्सन को कुछ काम बोलोगे तो वो आपकी पूरी बात मानेगा, इवन एक्स्ट्रा ही मान लेगा। आपने उसको बोला कि रूम को झाड़ू लगा दो, वो झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगा देगा, मतलब वो इतना ज्यादा आपकी बात मानेगा। फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइक कोई एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, आपने पर्सन की बाजू को ऐसे रखा, और अब आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो गई, बट उसके बाद भी उसने एक पोस्चर है जो वो मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जब पर्सन है जो वो खुद जब एग्जामिनर वो कोई पोजीशन देता है और पर्सन है जो उसी पोजीशन में रहता है, तो तब हम उसको बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। बट जब हमने खुद से उसे कोई पोजीशन नहीं दिया, बट पर्सन खुद ही ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा है फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उसको हम बोलते हैं पोस्चरिंग, ठीक है। नाउ नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म से आपको समझ आ रहा है कुछ रेजिस्ट कर रहा है, कुछ आप जो बोल रहे हो उसके उल्टा ही कर रहा है। अब आपने उसको बोला कि मैं मतलब एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, बाजू कैसे करो, तो उसको रेजिस्ट मत करो, बट वो फिर भी रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर नेगेटिविज्म। नाउ एम्बिटेंडेंसी मैंने आपको पहले बताया था, दैट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू एक्शंस, ठीक है, कि मैं आपको ये पेन दूं या नहीं दूं, ठीक है। सो दिस इज एम्बिटेंडेंसी। नाउ अब इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज योर नेगेटिविज्म। During systemic desensitization, the first step is to have the client list anxiety
provoking associated with the fearful object or a situation and the client's list is referred to as। अब यहाँ पे बात की गई है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की, जो हम जानते हैं कि किसने दिया था, जोसेफ वॉल्ट ने। नाउ अब आप देखो कि इसमें पूछा है कि जो वो लिस्ट बना रही है एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट्स या जो भी फियरफुल ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन है, उस चीज़ को, उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको इवेंट पता होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, पर्सन को कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स समझाएँगे, फिर वो एक लिस्ट बनाएगी, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन की बनाएगी या बनाएगा, ठीक है? तो हायरार्की बेस्ड, फिर उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि उसको उस सिचुएशन में डालेंगे। इमेजिनरी भी डाल सकते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन में डाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर इमेजिनरी डालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड इमेजरी। अब यहाँ पे देखो, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बिल, ठीक है? तो जो लिस्ट फॉर्मिंग इवेंट होता है तो उसको हम ये नहीं बोलते, डिसेंसिटाइजेशन, हायरार्की, फ्री एसोसिएशन नहीं बोलते, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस भी नहीं बोलते, ठीक है? सो उसमें हम पहले क्या करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको समझाएँगे। सेकंड, वो डिसेंसिटाइजेशन हायरार्की बनाएगी। थर्ड, उसको हम सेंसिटाइज करेंगे या फिर उसमें सिचुएशन में डालेंगे, ठीक है? सो दिस इज योर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, डिसेंसिटाइजेशन हायरार्की। ये तो इजी है क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि अगर वो लिस्ट बना रही है एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट्स की, तो हायरार्की बेस्ड बना रही है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, डिसेंसिटाइजेशन हायरार्की। The physician ordered fluoxetine for a depressed client. Which of the following should the nurse remember about fluoxetine? अब एक फिजिशियन ने क्या किया है, फ्लोक्सिटीन ऑर्डर की है फॉर दी डिप्रेस्ड क्लाइंट, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नर्स को इस चीज के रिलेटेड क्या बात याद रखनी है, फ्लोक्सिटीन इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड इट मे कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। Foods such as eggs, cheese, yogurt, soy sauce, bananas should not be eaten with these drugs. The therapeutic effect of the drug occur 2 to 4 weeks after the treatment begins. Fluoxetine may administered safely in combination with monooxidase inhibitors। अब देखो, जो आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उसमें क्या आता है आपका, एमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है? और जो आपके फ्लोक्सिटीन है दैट इज एसएसआरआई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें आपके सेरोटोनिन, फ्लोक्सिटीन, सिटालोप्राम, इस्टालोप्राम, इस टाइप की ड्रग्स आती हैं, ठीक है? और मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में लाइक आइसोकार्बेजाइड, ठीक है? सो अब ये आपको बोला, इसमें ये बोल रहा है कि जो फ्लोक्सिटीन है वो एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, टीसीए है, जो कि एक गलत चीज है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नेक्स्ट, फूड सच एज चीज, yogurts और सोया सॉस और बनानास शुड नॉट बी ईटन विद दिस ड्रग्स। सो ये जो है, ये फूड क्या कंटेन करते हैं, टायरामीन, टायरामीन, ठीक है? सो टायरामीन कंटेनिंग फूड्स हम अवॉइड करते हैं इन केस ऑफ MOAI, ठीक है, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सो उस केस में हमने टायरामीन कंटेनिंग फूड नहीं लेने होते क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, पर्सन हेडेक, पाल्पिटेशन, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, ड्रग फेंटोलामाइन। सो दिस इज ऑल्सो योर रॉन्ग क्योंकि ये तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ही नहीं, ठीक है? फोर्थ देखो, फ्लुक्सिटीन में बी एडमिनिस्टर्ड सेफली इन कॉम्बिनेशन विद MAOI। सो ऐसा नहीं है, हम इस जो है वो एक सीवियर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है? जो हम पढ़ते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होता है, जब हम SSRI प्लस MAOI साथ में देते हैं, ठीक है? सो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जो थर्ड ऑप्शन देखो आपका, द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग अकर 2 to 4 weeks आफ्टर द ट्रीटमेंट। सो ये राइट है कि जो SSRIs हैं वो 2 to 4 weeks आफ्टर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है? सो दिस इज योर राइट आंसर, जो थर्ड है जो आपका राइट आंसर है। अदर देन दैट आपके सारे ऑप्शन हैं जो वो गलत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलिस इग्बोन सिंड्रोम इज नोन एज क्लेवन लेविन सिंड्रोम, गैंसर सिंड्रोम, रेस्लेग सिंड्रोम और दैट सिंड्रोम। अब देखो, क्लेवन लेविन सिंड्रोम क्या है, कैलिन लेविन सिंड्रोम। सो जो कैलिन लेविन सिंड्रोम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप ब्यूटी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है? ये कैसा
हम बोल सकते हैं कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पर्सन है जो वो बहुत एक्सेसिवली सोता है, हाइपर इंसोम्निया होता है, प्लस हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपरफेजिया, इस टाइप का बिहेवियर है जो वो शो करता है, ठीक है। कैंसर सिंड्रोम इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर, लाइक अगर आप पर्सन से पूछ रहे हो कि 3+1, तो वो या तो आंसर आपको देगा 2, या तो आपको देगा 5। वो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, वो आपको कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। फिर उसके बाद आता है रेस्टलेग सिंड्रोम। सो रेस्टलेग सिंड्रोम देखते हैं हम क्या है, और उसके बाद आता है डार्ट सिंड्रोम। डार्ट सिंड्रोम क्या है? जहाँ पे पर्सन को ऐसा फील होता है दैट ही इज ऑल्सो पासिंग द सीमन विद द यूरिन, ठीक है। सो ये कुछ कल्चरल बाउंड सिंड्रोम होता है, डार्ट सिंड्रोम। नाउ रेस्टलेग सिंड्रोम और वेली सिगबोम सिंड्रोम है जो वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि रेस्टलेग सिंड्रोम में कुछ ऐसा मतलब उसके जो पर्सन है उसकी टांग में उसको ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, पैरास्टोसिस हो रहा है, एक टाइप की सोमैटिक डिल्यूजन्स में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इन रेस्टलेग सिंड्रोम का नाम ही है जो वो बेलिस इग्बोम सिंड्रोम। द इमेज शोज द कैलसिस abrasion over the knuckles of the patient. The clinical finding is seen known as। अब यहाँ पे आप पेशेंट का हाथ देख रहे हो, यहाँ पर जो उसके नकल्स हैं वहां पर एब्रेजन्स हैं, ठीक है। सो इस साइन को क्या बोलते हैं और ये किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो क्या इसे कॉलिनीचिया बोलते हैं? कॉलिनीचिया क्या होता है? दैट इज योर स्पून शेप्ड नील्स, जो किसमें देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। ऑस्लर नोड्स, ऑस्लर नोड्स किसमें देखने को मिलते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। नक्कल साइन जैसा कुछ नहीं है। नाउ दिस इज रसल साइन। सो ये आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो पर्सन है उससे ये डर होता है कि वो कहीं मतलब पहले तो वो ओवर ईट कर लेते हैं बहुत ज्यादा, फिर उनको ये डर होता है कि वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, लाइक हाथ डालकर, गले में हाथ डालकर वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगे, ठीक है, या अनीमा लेंगे, या बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसके हाथ देख के हमें क्या लग रहा है कि उसने जो हाथ है वो मुंह में डालकर वॉमिटिंग इंड्यूस करने की कोशिश किया। तो ये केस किसका है? बुलिमिया नर्वोसा का। और ये साइन क्या है? रसल साइन। इसमें और भी साइन आता है, लाइक उसके टूथ हैं जो वो इरोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द साइन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज newly diagnosed patients with cancer says, I hate cancer. Why did God give it to me? Let's understand which stage the patient according to Kulber-Ross stage of death. So, हमने पढ़ा है कुल्बर रॉस की थ्योरी, दैट इज दापदा, जिसमें आता है आपका डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो ये एक प्रोसेस है, लाइक कभी किसी की लाइफ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जो उसने कभी एक्सपेक्ट ना की हो, ठीक है। सो वो डिनाइल में चला जाता है, लाइक ये चीज क्यों, ये चीज हो ही नहीं सकती। लाइक अब इस कंडीशन में उस पेशेंट को कैंसर की बात हो रही है, तो फर्स्ट उसका स्टेप क्या रहा होगा, या फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट क्या रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं है, ठीक है। लाइक किसी कोई बच्चा गलती करके आता है तो उसकी मम्मी मानने को तैयार नहीं होती कि नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ डिनाइल। तो पहले पर्सन डिनाइल में होता है, फिर उसके बाद एंगर। एंगर में पर्सन क्या बोलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें मतलब बहुत कुछ गुस्से में शो करेगा। फिर आता है बार्गेनिंग, जहां वो बोलता है कि लाइक कभी कभी आप भी बार्गेनिंग करते होंगे, मैंने भी किया अपने टाइम पे कि भगवान जी प्लीज नॉट सेट पास करवा दो तो मैं ये करूंगी या वो करूंगी, ठीक है। हर कोई ये स्टेज करता है, लाइक। और अब अगर एक लॉस लाइक कंडीशन में भी पर्सन करता है कि ये चीज ठीक कर दो, तो मैं अ, आपको ये चढ़ाऊंगा, या मतलब डिफरेंट बार्गेनिंग इज अ काइंड ऑफ लेन देन, कि आप किसी के साथ कुछ सौदा करने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज जो सिचुएशन हुई है वो ठीक हो जाए, बट आप उस चीज को मान नहीं पा रहे हो, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन, वेयर द पर्सन है जो बहुत डिप्रेस हो जाता है और लास्ट में वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है कि पर्सन बोल रहा है आई हेट कैंसर, व्हाई डिड गॉड गिव इट टू मी। तो वो इस टाइम जो उसका स्टेटमेंट है दैट इज फुल ऑफ एंगर, ठीक है।
सो डिनायल होता तो वो बोलता कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बार्गेनिंग होता तो वो कुछ करने की कोशिश करता, लाइक वो डॉक्टर को बोलता है कि आप मतलब मैं आपको पैसे देता हूँ या मैं आपको ये देता हूँ, मुझे ठीक कर दो, कुछ बार्गेन करने की कोशिश करता। डिप्रेशन में इज डिप्रेस्ड टोटली, जहाँ पर पर्सन क्या होगा, चुप हो जाएगा, शांत होगा, रोएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एंगर में जो एंगर स्टेटमेंट जो ये शो कर रहा है, लाइक दिस विल नॉट हैपन विद मी, लाइक नो सॉरी नॉट हैपन विद मी, लाइक इज डिनायल। बट जो ये बोल रहा है लाइक आई हेट द कैंसर बाय गॉड, तो वो एक एंगर इशू शो कर रहा है, ठीक है। सो ये कौन सी स्टेज है आपकी, एंगर। नाउ ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन अ 16-year-old फीमेल पेशेंट, you noticed partial erosion of her tooth enamel, अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, and the callus formation on the posterior hand of the knuckles, this is indicative of self-induced vomiting, she likely has bulimia nervosa, a genetic disorder, and her sibling should be tested, self mutilation, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, शी शुड बी रेफर टू डर्मेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि उसको टूथ इरोजन है, कैलस फॉर्मेशन है, तो मोस्ट लाइकली उसको क्या है, विलियमियन नर्वोसा। और इसका इस ये साइन हमें क्या शो कर रहे हैं कि दैट शी ट्राइज टू इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a 45-year male with a history of alcohol dependent presents with confusion, nystagmus, and ataxia. Examination reveals six cranial nerve weakness. He is most likely suffering from. अब ये एक जो ट्राइड है, कंफ्यूजन, निस्टैग्मस एंड अटैक्सिया, ये किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहले देखो कोर्सकोफ साइकोसिस। कोर्सकोफ साइकोसिस में है जो वो रेट्रोग्रेड एमनीशिया, कन्फैबुलेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, ये सब चीज देखने को मिलती है। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, डी क्लैम्बर्ट सिंड्रोम। डी क्लैम्बर्ट सिंड्रोम क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ delusion जहाँ पे पर्सन को लगता है दैट समथिंग समवन वेरी फेमस इज डीपली इन लव विद दैट पर्सन, जिसको हम इरेटोमेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अनदर नेम क्या है, डी क्लैम्बर्ट सिंड्रोम। तो ये नहीं होगा। डिल्यूरियम ट्रिमेंस, डिल्यूरियम ट्रिमेंस मैंने आपको बताया था कि अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम्स में देखने को मिलता है, वेयर द पर्सन इज हैविंग लाइक क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस विजुअल हेलुसिनेशंस, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्राइड दिया गया है, कंफ्यूजन, निस्टैग्मस एंड अटैक्सिया, दैट इज योर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। और जो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी। और जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं उनमें थायमिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है जो वो एक्यूट कंडीशन है, वेयर जो कोर्स ऑफ साइकोसिस है दैट इज द क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। सो इसमें क्या देखने को मिलता है, रिट्रोग्रेड एमनीशिया, एंटीरोग्रेड एमनीशिया, कन्फैबुलेशन क्या होती है कि पर्सन ट्राइज टू फिल दी मेमोरी गैप्स, जो उसको वो भूल चुका है उसको वो फॉल्स मेमोरी के साथ भरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लाइक उसको एक स्टोरी है जो उसको आधी अधूरी याद है, जिसमें वो फॉल्स मेमोरी भर रहा है, ठीक है। अब देखो, naltrexone used in opioid dependence to prevent respiratory depression, treat withdrawal symptom, prevent relapse और detoxification of opioid overdose। तो naltrexone हम सभी जानते हैं किस लिए दिया जाता है, to treat the withdrawal symptoms, ठीक है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है, ना ही कि हम रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, naltrexone क्या है, आपकी एंटी क्रेविंग एजेंट है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या रहेगा, टू ट्रीट द विथड्रॉल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो पहली बात, पर्सनालिटी क्या है, फिजिकल एंड द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिफरेंट कैसे बनते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ आर पर्सनालिटी। हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी में हम पढ़ते हैं तीन क्लस्टर्स, क्लस्टर ए, बी एंड सी, और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो आप बोलो, ठीक है। सो ये अब हम समझते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, ठीक है। पहले हम सभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आए, कुछ और क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को ही देख लेते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें आपको तीन क्लस्टर में डिवाइड किया हुआ है, क्लस्टर 1, 2 और 3, ठीक है।
क्लस्टर 1 में क्या है? ऑड एंड इसेंट्रिक बिहेवियर, जिसमें पैरानॉइड, स्कीज़ोइड, स्कीज़ोटाइपल, ठीक है? 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। नाउ पैरानॉइड्स की पर्सनालिटी जो है उसमें क्या है कि पर्सन काफी सस्पिशियस होता है, उसका आर्ग्यूमेंटल बिहेवियर होता है, वो किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जो स्किज़ॉइड वाले होते हैं उनमें इमोशनल कोल्डनेस देखने को मिलती है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज में हमेशा पार्ट करते हैं जो सॉलिटरी है, मतलब अकेले ही वो लोग खुश हैं, उनको किसी की नीड नहीं है, वो अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्किज़ोटाइपल। स्किज़ोटाइपल एक काइंड ऑफ हिडन स्किज़ोफ्रेनिया है, जहाँ पे पर्सन की मैजिकल थिंकिंग रहती है। ठीक है, उसके परसेप्शंस हैं जो वो डिस्टॉर्टेड रहते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशंस, इस टाइप की पर्सनालिटी वो रहती है। नेक्स्ट इज योर क्लस्टर 2, दैट इज ऑड ड्रामेटिक एंड इराटिक बिहेवियर। ठीक है, इसमें आपके आते हैं 4: नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, और साथ में एंटी सोशल पर्सनालिटी। ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले जो पर्सन है वो कैसे रहेंगे आपके पास? लाइक जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है दैट आर मोस्ट और सेल्फ सेंटर्ड, वो सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद की पावर, मनी, पैसा, सब कुछ उसके बारे में सोचते हैं। खुद वो सोचते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो चीज है मैं ही हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं वो। ठीक है, और जो हिस्ट्रॉनिक हैं वो अटेंशन सीकिंग है, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन रहें। ठीक है, so this is a histrionic personality disorder. Next is your borderline personality disorder. So borderline personality disorder में क्या है कि जो पर्सन है दे हैव अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, और उन वो ऐसे हमेशा टेंट्रम्स, एंगर इश्यूज शो करते हैं, सुसाइडल और रिस्की बिहेवियर शो करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग, बिंज ईटिंग, और काफ़ी जो है उनका एक मतलब उनके कोई रिलेशंस भी इतने अच्छे खास नहीं होते, और ये इस टाइप के पर्सन है जो वो स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन सब में से। और जो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है वो मेनली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बनाई गई थी। ठीक है, एंटी सोशल जो साइकोपैथ्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ हैं, जिनमें मतलब बहुत ही मतलब जो भी सोसाइटी में चीजें हैं उसके अगेंस्ट ही वो काम करेंगे। क्लेप्टोमेनिक, चीजें चुराने की आदत, झूठ, सुडोलेजिया, हमेशा झूठ ही बोलना। ठीक है, तो इस तरीके का जो पर्सनालिटी है दैट इज योर एंटी सोशल पर्सनालिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर क्लस्टर थर्ड, जिसमें पर्सन को क्या है, एंजाइटी एंड फियर। ठीक है, इस टाइप का इनका थोड़ा बिहेवियर आता है। इसमें आता है आपका पैसिव अग्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्लस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सो पैसिव एग्रेशन जो है, ठीक है, इसमें क्या है, जो पर्सन है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट एंगर शो करेंगे। कभी आप उनको किस चीज के लिए बोलते हो एंड दे डोंट वांट टू डू इट, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो कुछ ना कुछ उस चीज को काम को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, हमेशा वो कंप्लेन करते रहते हैं कि, और एक लैक ऑफ एप्रिसिएशन की कंप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, पैसिव एग्रेशन, जो इनडायरेक्टली अपना एग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहाँ पर पर्सन है, जो पर्सन की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती कि वो खुद के डिसीजंस बना सके, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हमेशा सेल्फ डाउट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनमें कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहाँ पे पर्सन सिचुएशंस को है जो वो अवॉइड करेगा। ठीक है, लाइक अगर उसे पता है कि उसकी किसी से लड़ाई हो रखी है, ठीक है, तो वो स्कूल में किसी से लड़ाई रखी है तो वो स्कूल ही नहीं जाएगा। ठीक है, हर सिचुएशन को अवॉइड करेगा, तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। अब यहाँ पे देखो सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन। ठीक है,
सो सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन यूजुअली अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले करते हैं, ठीक है? रिजिड एडहेरेंस टू रूल्स, ठीक है? वो ओसीडी वाले, ओसीडी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिनका परफेक्शंस और इन सब में बहुत ध्यान रहता है, ठीक है? जो रूल्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अब एक्सेसिव इमोशनल एंड अटेंशन सीकिंग, ठीक है? सस्पिशियस एंड डिस्ट्रेस इज योर पैरानॉइड। नाउ एक्सेसिव एंड इमोशनल अटेंशन सीकिंग क्या है? हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डाइसल्फाम थेरेपी फॉर अल्कोहलिक पेशेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है? सो हम डाइसल्फाम थेरेपी का यूज करते हैं फॉर अल्कोहलिक पेशेंट्स, तो वो किसका एग्जांपल है, ठीक है? फर्स्ट इज योर चेनिंग, सेकंड एवर्जन, शेपिंग एंड बायोफीडबैक। सो चेनिंग क्या है? चेनिंग में हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं कैसे? विद द, जब हम जो भी पर्सन है उसको कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल स्टेप बाय स्टेप है जो वो चीजें सिखाते हैं, ठीक है? इसमें आपकी दो आती है, एक आता है बैकवर्ड चेनिंग और एक आता है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड एंड देन थर्ड फोर्थ जो भी। और बैकवर्ड इज कि आप जो लास्ट स्टेप है वो पहले सिखा रहे हो, ठीक है? सो चेनिंग में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करके किसी भी टास्क को, किसी भी बिहेवियर को, ठीक है, उसको पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना के देन स्टेप बाय स्टेप एज अ चेन की तरह उसको समझाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज योर एवर्जन थेरेपी। सो एवर्जन थेरेपी क्या है? कि किसी भी प्लेजरेबल थिंग को अनप्लेजेंट स्टिमुलस से जोड़ना, ठीक है? अनप्लेजेंट थिंग के साथ जोड़ देना। लाइक अगर कोई बच्चा है जिसको थंब सकिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं, कभी यहाँ पर नींबू या मिर्ची या कुछ ऐसा एसिडिक कुछ लगा देते हैं जिससे पर्सन को है, जो वो बच्चे को है, वो बिटर टेस्ट आएगा। तो धीरे-धीरे जो उसकी प्लेजरेबल थिंग है वो अनप्लेजरेबल में बदल जाएगी और उसका जो वो बिहेवियर है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा, ठीक है? दैट इज योर अवर्जन थेरेपी, किसी भी प्लेजरेबल थिंग को अनप्लेजरेबल थिंग के साथ जोड़ देना, अनप्लेजेंट थिंग के साथ जोड़ देना। नाउ शेपिंग, शेपिंग क्या है? किसी के क्वालिटी बिहेवियर को, मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? शेपिंग। नेक्स्ट इज योर बायोफीडबैक। सो बायोफीडबैक एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि लाइक एक पर्सन है, उसको जो भी स्ट्रेसफुल सिम्टम्स, जब भी वो टेंशन में होता है या तो उसको जो भी सिम्पटम्स आते हैं वो हम उसको है जो वो मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जब भी वो टेंशन ले रहा है, जब भी उसको एंग्जायटी हो रही है, जब भी वो डर रहा है, तो उससे उसकी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक मसल टेंशन बढ़ रहा है, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, पल्स, बीपी सब बढ़ रहा है, ठीक है? तो वो उस मॉनिटर में उसको शो हो जाता है। तो उससे फिर धीरे-धीरे हम उसको क्या करते हैं? रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाते हैं। सो दिस इज योर बायोफीडबैक, ठीक है? इट इज़ अ काइंड ऑफ माइंड एंड बॉडी थेरेपी, जिससे हम थ्रू बॉडीली एक्शन, रिलैक्सेशन थेरेपी, इन सबसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नाउ डाइसल्फिराम थेरेपी है, जो ये एग्जांपल हमें पूछा हुआ डाइसल्फिराम थेरेपी का, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डाइसल्फिराम हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, लाइक जो जब भी कोई पर्सन है जो वो अल्कोहल लेता है, ठीक है? एथेनॉल जो भी है, तो जब भी वो अल्कोहल लेगा तो वो कन्वर्ट होगी इन एसिटल एल्डिहाइड with the help of अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। देन फिर वो एसीटेट में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस। और जो एसीटेट है वो उसके बाद आपको क्या देता है? एक गुड सेंस ऑफ फीलिंग, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से इथेनॉल है जो वो वर्क करती है। बट अब डाइसल्फिराम थेरेपी कैसे वर्क करेगी? कि जो डाइसल्फिराम थेरेपी है, सॉरी, जो डाइसल्फिराम ड्रग है वो क्या करेगा? इस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक कर देगा, डाइसल्फिराम, ठीक है? सो उसकी वजह से जो एसिटाइल एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होकर हमें गुड फीलिंग देने वाला था, लाइक
सिडेशन और लाइटनेस फील होती है पर्सन को, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अब जो है वो एसिटाइल एल्डिहाइड ही बॉडी में रहेगा, ठीक है, जिस जो क्या करेगा कि सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, हेडेक, ये सब प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह से पर्सन को क्या लगेगा कि मैं जब ड्रिंक कर रहा हूँ तो मुझे नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें हो रही हैं, तो शायद अल्कोहल की वजह से मुझे सब कंडीशन या सिम्टम्स हो रहे हैं, बट एक्चुअल वो किसकी वजह से हो रहा है? डाइसल्फिराम की वजह से। तो जो उसका प्लेजेंट थिंग था उसको हमने अनप्लेजेंट के साथ जोड़ दिया। सो दिस इज योर एवर्जन थेरेपी। सो जो डाइसल्फिराम है दैट इज द एग्जांपल ऑफ एवर्जन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एवर्जन थेरेपी। ठीक है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेफर टू एज ट्रेनेबल इज। सो जो हम मेंटल रिटार्डेशन पढ़ते हैं उसमें जो आपकी क्लासिफिकेशन रहती है लाइक माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें जो बच्चे की आईक्यू है 50 to 70 के बीच होती है, ठीक है, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? एडुकेबल। ठीक है, और इन ये जो बच्चे होते हैं ये कोई इनका जो माइंड है वो 9 से 12 साल के बच्चे तक का रहता है, और साथ में ये 6th क्लास तक स्टडी है जो वो कर सकते हैं, और ये स्किल्ड जो चीजें हैं, ठीक है, वो सीख सकते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली भी अपनी जो वर्क है, अपनी सेल्फ केयर वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मॉडरेट आर योर ट्रेनेबल। ये 2nd क्लास तक पढ़ सकते हैं, 6 to 8 इयर्स के बच्चों जितना इनका माइंड होता है, और ये ट्रेनेबल है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज ये खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्किल्ड वर्क या कुछ जॉब जैसा ये लोग नहीं परफॉर्म कर सकते। फिर उसके बाद आता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जो 20 to 34 के बीच जिनकी आईक्यू होती है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है, और ये होते हैं हमारे डिपेंडेबल ग्रुप, ठीक है। ये जो वो किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं अदर पे, इनको सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, ठीक है? सो ये है जो, और ये एडुकेबल नहीं होते, इनको आप पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ योर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन दैट इज़ लेस देन 20, जो हैं आपके कस्टोडियल, लाइक इनको है जो वो हर टाइम सुपरविजन की नीड होती है, ये अपनी एक्टिविटीज कुछ भी है जो वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ना ही अंडर सुपरविजन कर सकते हैं, ये आपको खुद ही परफॉर्म करनी पड़ेगी उनके लिए, ठीक है। सो जो ट्रेनेबल ग्रुप है वो कौन सा है आपका? दैट इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज 35 to 49 के बीच जिनके आईक्यू है, ठीक है। Next is your type of personality in which the person feels hopelessness, helplessness and always blaming themselves, ठीक है। So आपने डिप्रेशन पढ़ा होगा अगर, तो उसमें आपने एरोन बेक का ट्रायड पढ़ा होगा, दैट इज होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ठीक है। जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है उसमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, देख उसको कोई जिंदगी से होप नहीं होती, वो ऐसे खुद में हेल्पलेस फील करता है, एज वेल एज वो सोचता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो एकदम वर्थलेस है, ठीक है। सो ऐसी पर्सनालिटी हमें किसमें देखने को मिलती है? नाउ फर्स्ट इज योर ऑप्शन साइक्लोथाइमिक। तो साइक्लोथाइमिक एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है जहाँ पे मतलब बाइपोलर, मेनिक और डिप्रेसिव दोनों सिम्टम देखने को मिलते हैं, बट वो इतने सीवियर नहीं होते कि हम उसको डिप्रेशन या मेनिक कंडीशन में कंसिडर कर सकें, और ये जो पीरियड है इसका आपका रहता है 2 इयर्स तक का, ये आपका एक पीरियड रहता है पर्सन का, ठीक है। नाउ हाइपोमेनिक इज, हाइपोमेनिया किसी में भी देखने को मिलता है, लाइक हम लोग भी कभी जो है जो वो थोड़े से खुश होते हैं ज्यादा, ठीक है, इसमें पर्सन की इंक्रीज एक्टिविटी और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, लाइक जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्सर्ट दे आर इन हाइपोमेनिक स्टेज, ठीक है। सो मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक पर्सनालिटी वाले वो लोग हैं जिन जो इंटरनली डिप्रेस हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन, ठीक है, मेलनकॉलिक डिप्रेशन, जो जिनकी पर्सनालिटी वैसी है, जिनके जेनेटिकली ट्रेड्स शायद ऐसे हैं, या फैमिली में वो चीज चल रही है जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेस रहते हैं, कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो डिप्रेस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है पैरानॉइड। सो पैरानॉइड इज डिफरेंट थिंग, जो सस्पिशियसनेस और ये सब हमें जो वो स्किजोफ्रेनिया टाइप पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? मेलनकोलिक, कि जो पेशेंट होपलेस, हेल्पलेस और हमेशा खुद को ही ब्लेम कर रहा है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजिएशन, ठीक है। सो दिस इज योर मेलनकोलिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी।
Next, moving towards the next question, that is your after initiating lithium therapy, the therapeutic serum lithium concentration level is monitored. So जब भी किसी पर्सन को लिथियम देते हैं तो उसकी ब्लड में लिथियम का लेवल मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें टॉक्सिसिटी को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो उसके जो सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल हम कब चेक करते हैं? विद इन 12 आवर्स। सो इसका जो पीक ब्लड में जो लिथियम का पीक लेवल वो बढ़ता है वो तो 4 टू 6 आवर्स में बढ़ता है, बट जो हम इसका कंसंट्रेशन चेक करते हैं वो 12 टू 24 आवर्स में चेक करते हैं। लाइक किसी को लिथियम थेरेपी स्टार्ट हुई है तो उसके 12 टू 24 आवर्स के बीच हम उसका ब्लड सैंपल भेजेंगे ताकि लिथियम के लेवल को चेक किया जा सके, ठीक है? और इसके मैंने आपको टॉक्सिक लेवल ऑलरेडी बता दिया है, लाइक 1.5 मिलीफिलिन पर लीटर पे हमें है जो वो साइन आना शुरू हो जाते हैं, लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, जीआई सिम्पटम्स पहले देखने को मिलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद 1.5 से जो 2 है दैट इज़ योर माइल्ड लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, फिर 2 से 2.5 जहाँ पर जो पर्सन को एनोरेक्सिक फ़ील होगा, ठीक है? तो वो वाली एनोरेक्सिक साथ में रीनल इम्पेयरमेंट के कुछ सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। सो वो आपका मॉडरेट है एंड सीवियर में अल्टर्ड सेंसोरियम, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, ठीक है? रीनल फेलियर, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है? और सीवियर लेवल पे हमें हीमोडायलिसिस करना पड़ सकता है, ठीक है? और लिथियम ड्रग है, लिथियम को लेने के जो रूल हैं, ड्रग्स के रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि करेक्ट डोज़ लेनी है, कभी भी जितनी डोज़ बोली है उतनी लेनी है, ठीक है? ज़्यादा नहीं लेनी है, कम नहीं लेनी है, ठीक है? और आप आफ्टर मील ले सकते हो अगर किसी पर्सन को नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है। इसका क्वेश्चन भी बनता है कि अगर पेशेंट को है जो वो नोज़िया फ़ील होता है ड्रग लेते टाइम तो आप उसको क्या बोलोगे? तो आफ्टर मील वो ले सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग वाले पेशेंट्स में ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स में हम है जो वो लिथियम का यूज़ नहीं करते हैं, ये टेराटोजेनिक है। और ये क्या करती है, एब्सटीन एनोमली कॉज़ करती है, दैट इज़ योर बॉक्स शेप हर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? सो और लिथियम वाला थेरेपी जिसको चलती है उस पेशेंट को हमें हाइड्रेटेड भी रखना पड़ता है, ठीक है? सो दीस आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन a patient receives a coupon each time he or she performs a desired behavior, ठीक है? जब भी वो कुछ भी डिज़ायर्ड बिहेवियर, कुछ भी अच्छी चीज़ परफ़ॉर्म कर रहा है, लाइक जो हम चाहते हैं वैसा बिहेवियर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उस केसेज़ में हम पेशेंट को है जो वो एक कूपन दे रहे हैं, ठीक है? कूपन वो लास्ट में यूज़ कर रहा है फॉर परचेज़िंग सम अपीलिंग आइटम्स जो उसको खुशी देती हैं, ठीक है? सो इसमें हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लाइक phobia treatment, resistance, token economy and extinction. So जब भी आप किसी को कूपन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? किसी को एज़ अ रिवॉर्ड की तरह आप उस कूपन को यूज़ कर रहे हो, तो फोबिया ट्रीटमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? और फोबिया के लिए हम फ्लडिंग थेरेपी इस टाइप की थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। टोकन इकोनॉमी, सो टोकन इकोनॉमी क्या है? जिसमें हम एक जो कूपन है उसको हम एज़ अ टोकन यूज़ करते हैं, पेशेंट को जो भी है उसको हम एज़ अ रिवॉर्ड देते हैं ताकि अगर जब भी वो हमें एक फ्रूटफुल एक डिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, तो हम उसे वो रिवॉर्ड देते हैं एज़ अ कूपन ताकि वो फिर बाद में उस कूपन का यूज़ कर सकता है फॉर लाइक टीवी देखने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए। तो वो इस तरीके से इस जो थेरेपी है इसको हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। और एक्सटिंक्शन एक जो टर्म है वो आपने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जहाँ इवान पाव्लो ने दी थी जिसमें डॉग है जो वो उसको फूड प्रेज़ेंट करता है, फिर उसके बाद वो बेल बजाता है, उसके बाद उसको फूड प्रेज़ेंट करता है। तो धीरे-धीरे वो जो डॉग है वो सीख जाता है कि जब बेल बजेगी तब उसे फूड मिलेगा, तो उससे वो बेल की आवाज़ से ही स्लाइवेशन शुरू कर देता है। बट धीरे-धीरे जो इवान पाव्लो है वो क्या करता है कि अ, डॉग सिर्फ़ बेल बजाता है और खाना नहीं देता है डॉग को, ठीक है? 2-3 बार ऐसा करता है, फिर डॉग सीख जाता है दोबारा कि जब बेल बज रही है, अब खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो वो समझ आता है जब आप फिर धीरे-धीरे क्या करता है कि वो उस बिहेवियर को जो वो बेल सुनते ही स्लाइवेशन करता था, तो उस बिहेवियर को वो बंद कर देता है। दैट मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ दैट बिहेवियर, ठीक है? सो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटिंक्शन, ओके?
Next, you can see a 32-year-old Mr. Roy present with a significant distress caused by repetitive intrusive thoughts that his hands are contaminated with germs. He engaged in compulsive hand washing rituals for over an hour each day, causing his skin to become raw and cracked. He knows that the thoughts are irrational but feels compelled to wash the to relieve the intense anxiety. ठीक है. So based on the Mr. Roy's symptom, which of the following therapeutic technique considered as a gold standard for the condition? So आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मिस्टर रॉय है उनको क्या कंडीशन है. ठीक है. सो वो बार बार हाथ धो रहे हैं. ठीक है. रिपीटेटिवली इंट्रूसिव थॉट्स उनको आ रहे हैं कि वो बार बार हाथ धोएं, और वो जानते हुए कि दैट दीज थॉट्स आर इरेशनल बट दे ही इज कंपेल्ड टू डू सो, ताकि वो अपनी एंजाइटी को रिलीव कर सकें. ठीक है. सो दिस इज अ ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है. अब ओसीडी की जो ट्रीटमेंट थेरेपी ऑफ चॉइस यहाँ पे पूछा है आपसे. ठीक है. नाउ सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन व्हिच इन्वॉल्व पेयरिंग अ फेयर्ड स्टिमुलस विद द रिलैक्सेशन. सो क्या हम यहाँ पर कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो भी फेयर्ड स्टिमुलस है उसके साथ कुछ हम रिलैक्सेशन टेक्निक दे रहे हैं, तो ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे. ठीक है. आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग थेरेपी मैंने आपको बताया कि हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर पीटीएसडी पेशेंट्स. ठीक है. एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वेयर ही वुड एक्सपोज टू कंटामिनेंट्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम वॉशिंग हिज हैंड. सो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन नाम से पता चल रहा है. एक्सपोजर मतलब कि हमने उस पेशेंट को उस कंडीशन में एक्सपोज किया जहां पर उसको एंजाइटी प्रोवोक कर रही है. ठीक है. उसके बाद हम उसे उसके जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करने से रोक रहे हैं. ठीक है. लाइक हमने इस मिस्टर रॉय को कंटामिनेटेड डोर्स और इन सब पे हाथ लगवाया, उसके बाद हम उसे रोक रहे हैं कि वो हाथ ना धोए. ठीक है. तो रिस्पॉन्स को हम उसके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करें. ऐसे करते-करते धीरे-धीरे क्या है वो सीख जाएँगे और उनकी जो वो एंग्ज़ायटी है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी. ठीक है. So, exposure and response prevention therapy. Next is your psychodynamic therapy, which focus on uncovering unconscious childhood conflicts. So, psychodynamic theory mainly हम क्यों use करते हैं, ताकि हम अपनी deep understanding कर सकें अपने emotions को, अपने feelings को. ठीक है. और mainly ये childhood conflicts को understand करने के लिए यूज की जाती है. तो यहाँ पर जो ओसीडी की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या थेरेपी ऑफ चॉइस है, दैट इज योर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी. ठीक है. सो दिस इज योर therapy of choice for OCD. Next question. A 45-year client Miss B experienced an intense fear of height. ठीक है. Her phobia has recently begun to significantly interfere with her life as she was offered a promotion that requires her to work on the 10th floor of an office building. When she thinks about entering the office, she feels dizzy and heart pounds. So अब मिस्टर बी जो हैं वो हाइट से डरती हैं. ठीक है. नाउ अब क्या है कि वो जो उनका फ़ियर है वो उनकी जो लाइफ़ की डेली लाइफ़ है उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि उन्हें अभी रिसेंट प्रमोशन ऑफ़र हुई है जिसमें उन्हें वर्क करना है, बट वो 10th फ्लोर पर है. जो बिल्डिंग का जो ऑफ़िस है वो 10th फ्लोर पर है. ठीक है. तो अब उसे उनको है जो वो बहुत डर लगता है, ऊपर जाने में डिज़ी फ़ील करते हैं, एज़ वेल एज़ उनको जो हार्ट रेट है बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे. ठीक है. तो उनके थेरेपिस्ट ने क्या डिसाइड किया है कि वो उनसे कैसे ओवरकम करवाएँगे उस फ़ियर से. द ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट with Miss B looking at the picture of tall building, the progress to have her stand on a small tool. Eventually, tasks takes her to the second story balcony of the therapist office, and the technique is known as. अब वो क्या कर रहे हैं कि पहले मिस्टर बी को एक इमेज दिखा रहे हैं. ठीक है. टॉल बिल्डिंग की इमेज दिखा रहे हैं. देन वो उनको एक एक स्टूल के ऊपर खड़े होने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है. फिर धीरे-धीरे वो उनको अपनी जो ऑफ़िस की सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पे ले गए. ठीक है. तो धीरे वो क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा है. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, फ्लडिंग, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और एवर्जन थेरेपी. सो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, जब हम किसी के नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हार्मफुल थॉट्स हैं, जो उनको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग तो नहीं है इसका.
नेक्स्ट फ्लडिंग। फ्लडिंग में ये होता है कि हम उनको 10th फ्लोर की बिल्डिंग पे छोड़ देते और फिर दरवाजा बंद कर देते और वो वहीं रहते और उनके पास एस्केप करने का कोई रीजन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे उनकी एंजाइटी कम हो जाती। बट ये फ्लडिंग नहीं है। फ्लडिंग में हम पर्सन को ऐसे जो भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता वहां से निकलने का और धीरे धीरे एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या था कि हम पहले रिलैक्सेशन टेक्निक उसको दे रहे हैं, फिर वो हायरार्की बना रहे हैं, फिर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं पर धीरे धीरे। पहले हम उसको इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको टॉल बिल्डिंग की इमेज दिखाई। आफ्टर दैट धीरे धीरे उसको रियल लाइफ सिचुएशन में डाला कि पहले उसको ऊंचे स्टूल पे खड़ा होना सिखाया, फिर उसको सेकंड फ्लोर पे ले गए, ठीक है। सो दिस इज योर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। अवर्जन थेरेपी हमने अभी पढ़ा, दैट इज योर प्लेजरेबल मूवमेंट को, प्लेजरेबल थिंग को अनप्लीजेंट स्टिमुलस के साथ जोड़ना। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सी। Next question. A therapist is treating a client who is experiencing intense unstable emotion and has a history of impulsive self-destructive behavior like self-harm. The client struggles with maintaining stable relationship and often feels overwhelmed by their feelings. To help the client, the therapist use an approach that focuses on teaching practical skills in four main areas: mindfulness, emotional regulation, distress tolerance, and इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो थेरेपिस्ट है वो एक क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हैं जिनको इंटेंस और अनस्टेबल इमोशंस हैं उनके, ठीक है। उनकी हिस्ट्री है कि वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सुसाइडल बिहेवियर शो करते हैं। और जो क्लाइंट है वो अपनी स्ट्रगल करें कि ताकि वो उनके रिलेशनशिप है उनको स्टेबल कर पाए, ठीक है। और समटाइम वो ओवरवेल्म फील करते हैं अपनी फीलिंग से। सो नाउ उस क्लाइंट को हेल्प करने के लिए थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं कि उनको कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहे हैं, लाइक माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशन को कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। सो इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिकल और रिक्रिएशनल। सो फर्स्ट देखो, अब रिक्रिएशनल तो नहीं होगा, रिक्रिएशनल में हमारे डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये सब चीजें आ जाती हैं। साइकोडायनेमिक मैंने आपको बताया था कि लाइक इंटेंस फीलिंग को खुद की जो डीप अंडरस्टैंडिंग करना, ये मेनली हम चाइल्डहुड ट्रॉमास में यूज करते हैं। और जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो हम यूज करते हैं कि टू चेंज द पर्सन्स थिंकिंग। बट जो डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है इसमें हम दो चीजें सिखाते हैं, एक्सेप्टेंस एंड चेंज। पहले जो पर्सन के इंटेंस इमोशंस हैं, ठीक है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे उस चीज को चेंज करते हैं जो उसके लिए हार्मफुल चीजें होंगी, ठीक है। अब इसके जो है वो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक जो ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज माइंडफुलनेस, इमोशन रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। तो ये जो है वो 4 मॉड्यूल्स हैं डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी के, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा? डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, ठीक है। Next question. A patient with chronic migraine is instructed to use a monitoring device that measures the tension in their neck shoulder muscle. The patient shown a real-time display of the muscle activity and learn to perform relaxation exercises to lower the tension. The process helps the patient to gain control over a key triggers for their headaches, which what is the name of the technique? तो यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक माइग्रेन है और उसको क्या किया है, उसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट की गई है जो उसके नेक और शोल्डर में जो भी टेंशन है मसल्स में उसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और वो एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है वो मॉनिटर पे दिखा रहा है, ठीक है। सो उसके साथ साथ थेरेपिस्ट उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता रहे हैं, एक्सरसाइजेस बता रहे हैं ताकि वो जो टेंशन है जो मसल्स में, नेक्स में उसकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। सो इससे धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, अपनी जो हेडेक है, माइग्रेन की हेडेक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले बायोफीडबैक में, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि पर्सन को जो भी स्ट्रेस कॉजिंग थिंग है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो भी उसकी बॉडी में चेंज आते हैं फिर उसके बाद हम उसको रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं ताकि उसके माइंड को धीरे-धीरे रिलैक्स किया जा सके। सो ये कौन-सी टेक्निक है?
पहले हिप्नोसिस, हिप्नोसिस इज योर डिफरेंट थिंग, जहाँ पे पर्सन को है जो वो स्लीपिंग स्टेज में ले जाया जाता है, जहाँ पे पर्सन बहुत ही ज्यादा सजेस्टिबल होता है उस टाइम पे, ठीक है। एरोमा थेरेपी इज अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पे स्पेसिफिक कुछ ऑयल्स और इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह की कुछ इसमें चीजें होती हैं। एक्यूपंक्चर, ऑल यू नो कि वो ये नहीं है। एक्यूपंक्चर इज डिफरेंट थिंग, जहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नीडल्स थेरेपी होती है उसमें, है ना। और अब है हमारा सी, बायो फीडबैक। तो बायो फीडबैक जिसमें हमें मॉनिटर से फीडबैक मिल रही है, फिर हम रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करके रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर बायो फीडबैक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बायो फीडबैक। A patient with a fear of height is taken on the top floor of a skyscraper and asked to look down for extended period. This is an example of which kind of flooding exposure? अब देखो, मैंने आपको बताया कि फ्लडिंग में ये होता है कि पेशेंट जो भी है उसको हम डायरेक्ट उस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में डाल देंगे, ठीक है, बट वो वहां से एस्केप नहीं कर पाएगा। अब सेम सिचुएशन इस पेशेंट के साथ हुई है, बट इसमें आपको बता रखा है कि दिस इज अ फ्लडिंग थेरेपी। अब आपको इसमें बताना है कि किस टाइप की फ्लडिंग थेरेपी है, ठीक है। इमेजिनल फ्लडिंग, वर्चुअल रियलिटी फ्लडिंग, इन विवो फ्लडिंग और सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन को तो हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही पता है कि वो क्या है, फ्लडिंग थेरेपी है, ठीक है। इमेजिन फ्लडिंग और वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी मतलब झूठ-मूठ की रियलिटी, वो ऐसा नहीं है कुछ उसको वीडियो दिखा दी या उसको कुछ 3D ग्लासेस पहनाकर और ऐसे रोलर कोस्टर वाला या एक हाई टॉल बिल्डिंग का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो वैसा भी नहीं है, इमेजिन माइंड में वो सोच रहा है कि वो टॉल बिल्डिंग पे खड़ा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये उसको रियल लाइफ में उस सिचुएशन में डाला है। सो दिस इज योर इन विवो फ्लडिंग, जहाँ पे रियल लाइफ में हमने उसको टॉप फ्लोर पर है जो वो खड़ा कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज योर इन विवो फ्लडिंग। नेक्स्ट इज अ पेशेंट, a 45-year-old male patient with a history of major depressive disorder is admitted to the psychiatric unit. During your initial assessment, he tells that I am so tired of fighting with depression. My family would be better off without me. What is the priority nursing action? तो अब यहाँ पे पर्सन है जो वो बहुत डिप्रेसिव फेज में है, और वो बोल रहा है कि मैं इस डिप्रेशन से थक चुका हूँ और मेरी फैमिली मेरे बिना ज्यादा खुश रहेगी, ऐसा बोल रहा है वो। तो नर्सिंग की प्रायोरिटी एक्शन क्या है? इन्फॉर्म हिज फैमिली ऑफ हिज स्टेटमेंट इमीडिएटली, कि वो उसके फैमिली को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी। प्लेस द पेशेंट ऑन वन एंड वन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व तो वो उसको करेगी, बट उसमें पूछा गया कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है। आस्क द पेशेंट डायरेक्टली, आर यू हैविंग अ थॉट ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ, और प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज। पहले वो प्रॉब्लम जानेगी तो ही तो वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को उसको देगी, है ना, कुछ कोप अप करने के लिए। अब ये देखो थर्ड ऑप्शन, कि जब भी ऐसा रिस्क होता है जहाँ पे पेशेंट खुद को खत्म करने की बात करता है, ठीक है, तो हम उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, उसको कन्फ्रंट करते हैं कि क्या सुसाइड का प्लान है तुम्हारा, क्या तुम अपने आप को हार्म करने का सोच रहे हो, ठीक है। सो वो हम डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं, इसीलिए आपका आंसर ये रहेगा। और सुसाइडल पेशेंट्स को हमें वन ऑन वन ऑब्जर्वेशन पे, जिनका रिस्क रहता है उनको ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है, बट जो यहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट है उसके रिस्पॉन्स में नर्स क्या पूछेगी उससे कि आर यू ट्राइंग टू हार्म योरसेल्फ, ठीक है, आर यू थिंकिंग ऑफ दैट। सो आपका आंसर क्या रहेगा? सी। Next question. A 25-year-old patient firmly believes that the famous movie star is secretly in love with her. She interprets his media appearance as coded message of affection meant only for her. This is एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिल्यूजन। सो मैंने आपने क्या है कि जो 25 ईयर फीमेल पेशेंट है उसको ऐसा लग रहा है कि एक फेमस जो मूवी स्टार है वो डीपली मैड इन लव विद हर है, और उसको वो जो भी सोशली मतलब मीडिया पेरेंट्स दे रहा है वो एक तरह से उसके लिए कोडेड मैसेज भेज रहा है कि दैट वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें। सो ये कौन से टाइप की डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा किसी बड़े पर्सन के साथ उठना बैठना है, वो हमें जानता है, ठीक है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि दैट दैट पर्सन इज इन लव विद दिस गर्ल, ठीक है। इरेटोमेनिक डिलीजन, जेलस डिलीजन आपको पता है, ऑटोथीलो सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पर्सन को है जो वो जेलसी होती है,
अब है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, मैंने आपको बताया था वेयर पर्सन फील्स दैट नथिंग इज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसको डिल्यूजन ऑफ निगेशन भी बोला था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इरेटोमेनिक डिल्यूजन, जिसको हमने डी क्लैम्बर्ट सिंड्रोम भी बोला था, वेयर द पर्सन थिंक्स दैट अ फेमस पर्सनालिटी इज इन डीपली लव विद हर और हिम, ठीक है। सो दिस इज द इरेटोमेनिक डिल्यूजन। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो साइकेट्री अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, लाइक सब्सटेंस अब्यूज हो गया, आपका स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन। सो मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो, ताकि आपके थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनका कंसेप्ट इसी के इर्द गिर्द होगा, तो आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो, और इस टाइम कोई स्ट्रेस मत लो, बस अपने स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। जो भी आपके रियल रिव्यूज हैं, वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं फर्दर मोटिवेटेड रहूंगी कि मैं वीडियोस बनाती रहूं। तो थैंक यू सो मच।